All right, students. So today is Newton's law of motion, law of inertia, law of force, and law of action and reaction. ये न्यूटन के तीन लॉज थे जिन पे बेस्ड फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं और हमारे आम लाइफ में जितने भी हम आसपास मूवमेंट्स देखते हैं, बॉडीज के फोर्सेस के इम्पैक्ट्स देखते हैं, वो इन्हीं लॉज पे बेस्ड हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे कुछ एजम्पशंस भी हैं। हम ये कंसीडर करेंगे कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो मूव होगी। मान के चलिए कि वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर है तो फोर्स लगाते ही वो मूव होगी, या फिर वो कोई ऐसी बॉडी है इस पे मैं अगर फोर्स लगाता हूँ तो ये मूव होती है। ओके, सो और मैं इसके थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसकी एप्लीकेशंस, इसके प्रैक्टिकल एनालिसिस को हम समझेंगे और कई एग्जांपल्स देखेंगे, और उसमें हम थ्योरी की जरा भी बात नहीं करेंगे। पर यहाँ पे हम सॉरी टू से प्रैक्टिकल्स की कहीं भी बात नहीं करेंगे। एनीवे, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ जैसे इनर्शिया की डेफिनेशन है वैसी लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। अ बॉडी इन द स्टेडी स्टेट ऑफ रेस्ट। एक चीज बता दूं, ये स्टेडी वर्ड सिर्फ मैंने जोड़ा है, ये ज्यादातर बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। इसका रीजन मैं ये सारे खत्म होने के बाद आपको बताऊंगा। ओके, अ बॉडी इन द स्टेडी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन रिमेन्स इन दैट स्टेट अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। ये बॉडी रेस्ट में रखी हुई है, जब तक हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये मोशन में नहीं आएगी, और ये मोशन में है, जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये रेस्ट में नहीं आएगी। यहाँ पे स्टेडी स्टेट का भी मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। मान के चलो ये बॉडी है, ये स्टेट ऑफ मोशन में है। तो स्टेडी स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ये है कि ये बॉडी मोशन में है और मैं इसे और फोर्स लगा दूं तो ये तो पहले से मोशन में थी, ये रेस्ट में तो आई नहीं। तो क्या यहाँ पे लॉ वायोलेट हो गया? एक्चुअली स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जिसमें बॉडी सेम स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। और इसी तरह से स्टेडी स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब भी ये है कि यानी कि उसमें और कोई मूवमेंट नहीं है, किसी तरह का उसका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, स्टेडी स्टेट। ओके, नो एक्सेलरेशन। हालांकि रेस्ट तो रेस्ट ही है, उसमें स्टेडी स्टेट कहने की जरूरत नहीं, लेकिन जो मोशन है, स्टेडी स्टेट ऑफ मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन, वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी, और मोशन में है तो रेस्ट में आ सकती है। साथ में वह अनस्टेडी हो सकती है, वो अनस्टेडी हो सकती है, यानी कि अगर वो धीमी चल रही थी तो तेज चलने लग सकती है, तेज चल रही थी तो धीमी चलने लग सकती है। तो इन चीज़ों को दिमाग में बिठा लीजिए, इस टॉपिक को समझिए, इस वर्ड को समझिए। और राइट, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी डेली लाइफ में। एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे हम अगर कारपेट को बीट करते हैं तो उससे डस्ट पार्टिकल डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं और कारपेट मूव कर जाता है तो डस्ट पार्टिकल डिटैच हो जाते हैं। अगर हम पेड़ को हिलाएं तो उसके फ्रूट्स और उसके जो ड्राइड लीव्स हैं वो गिर जाते हैं, बिकॉज दे ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट वेर एज ब्रांचेज आर मूविंग। सो ये हो गया लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, लॉ ऑफ फोर्स। अच्छा, लॉ ऑफ इनर्शिया के देयर आर सेवरल अदर एग्जांपल्स। वेल, इस समय केवल मैं लॉ ऑफ मोशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए इनके ज़्यादा एग्जांपल्स मैं आपके सामने नहीं ला रहा हूँ। इनर्शिया के बारे में जैसे जैसे आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसी के साथ रिलेटेड है। सो मूविंग ऑन टू लॉ ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, इसका मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, लंबा जाएगा इसलिए केवल बोल रहा हूँ। फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी is directly proportional to rate of change of its momentum। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। होता क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? ये होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज को हम डेल्टा से शो कर लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम हम इसे रीड करेंगे अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन को कई बार डेल्टा टी से शो कर देते हैं या खाली टी से भी शो कर देते हैं। मैं यहाँ पे डेल्टा टी से शो कर रहा हूँ। मैं इसी को ऐसे भी लिख देता हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, ये केवल ये दिखने में अच्छा लगता है इसलिए,
और ये भी बताता है कि जितनी देर में मोमेंटम चेंज हुआ उतनी देर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो डेल्टा टी है। ये कोई भी ऐसा वैसा टाइम नहीं है, ये उतनी देर का टाइम है, ये इससे शो करता है। तो वो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ डेल्टा पी क्या है, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। हियर डेल्टा पी इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, और मोमेंटम मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये क्लियर किया है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, तो फाइनल मोमेंटम हुआ मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ये आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू यूज करते हैं, फाइनल वेलोसिटी के लिए वी यूज करते हैं। ओके, तो अगर आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखने के लिए आता है, आप इतना लिख लेंगे, काम चल गया। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं इसके थ्रू फोर्स का फॉर्मूला निकाल रहा हूं। F इक्वल टू, देखिए जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है, प्रोपोर्शनल होता क्या है, प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा। इस बॉडी में मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, और मैं अगर इस पे फोर्स लगाऊंगा तो इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, या उसके अपोजिट में फोर्स लगाऊंगा तो उसका मोमेंटम घट जाएगा। तो मोमेंटम किस रेट से, किस तरीके से, कितना जल्दी या कितना धीमे बढ़ रहा है या घट रहा है, वो उस पे लगने वाले फोर्स पे डिपेंड करता है। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी में चेंज करते हैं, ये याद रखिए स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल नहीं होता है। ऑलराइट, तो जैसे एग्जांपल देते हैं, आप जितने अच्छे मार्क्स लाते हैं उतना अच्छा आपको प्राइज मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 मार्क्स लाए तो उसे आपको 100 रुपये का प्राइज मिलेगा, या जितने गंदे मार्क्स लाते हैं उतना बुरी पनिशमेंट मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 0 मार्क्स लाएंगे तो आपको बॉल से मारा जाएगा। तो ऑलराइट, इक्वेलिटी नहीं, तो इक्वेलिटी लाने के लिए कुछ मल्टीपल यहाँ पे लगाया जाता है के। ये हैबिट में ला जाइए अपने, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बार यूज होनी है। अब ये के की वैल्यू एक्सपेरिमेंट्स के फॉर्म में निकालते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे लिख लेंगे कि के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जगह नहीं बची, एनीवे सम टाइम हैपेंस। ओके, एक्सपेरिमेंटली के इक्वल टू 1, एक्सपेरिमेंट्स किए गए और के 1 निकला। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है और फिर इसकी कभी कुछ वैल्यू हो जाती है, कभी ये खुद ही गायब हो जाता है, कभी इसकी वैल्यू नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है, ये थोड़ा लंबा डिस्कशन है। ऑलराइट, सो F इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी, और अब मैं अगर इसकी जगह ये रख दूं, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, तो पी एफ की जगह हम रख देंगे एम वी, माइनस पी आई की जगह रख देंगे एम यू अपॉन टी। सिंपल मैथमेटिक्स, एम एम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन टी। क्या इसे जानते हो आप, यह एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला मिलता है F इक्वल टू एम ई। बट remember one thing students, some people say that F equal to ma is second law of motion. It is not second law of motion, it is just the formula of force. Some people say F equal to delta p by t is second law of motion. It is also not, हालांकि ये ठीक है, k की वैल्यू 1 रखने के बाद ये यही बन जा रहा है, पर स्टेटमेंट यही रहेगा कि फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऊपर मोमेंटम का चेंज, नीचे टाइम पीरियड। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, मोमेंटम का चेंज जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा मोमेंटम का चेंज होगा। इसका उल्टा भी कह सकते हैं, मान लीजिए जैसे ये पेन मैं कैच कर रहा हूं, तो जितना तेजी से फेंकूंगा इसके मोमेंटम में उतना ज्यादा चेंज आ रहा है, और ज्यादा तेजी से फेंकूंगा, ओह, कैच भी नहीं किया जा सका। तो यही होता है स्टूडेंट, जब हम किसी चीज को कैच करते हैं तो उसके मोमेंटम में बहुत ज्यादा चेंज होता है, तो हम पे भी जो फोर्स लगाते हैं वो भी हमें ज्यादा लगाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, अगर हम किसी तरीके से टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकें तो जो फोर्स होगा उसका असर कम हो जाएगा। आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतना छोटा होगा। एक एग्जांपल दे देता हूँ, 1/2 बड़ा होता है या 1/4। डिनोमिनेटर बढ़ गया, वैल्यू घट गई, ये कम है ये ज्यादा है। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा फोर्स उतना, फोर्स डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा फ्रैक्शन उतना छोटा होगा। टाइम जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा। ये कैसे हो सकता है, तो आपने देखा होगा जैसे जब आप थोड़ी ऊंचाई से कूदते हैं तो आप थोड़ा सा पैर मुड़ जाता है, मोड़ना ही पड़ता है, नहीं मोड़ेंगे तो बहुत जोर का पूरी बॉडी में जर्क पड़ता है।
तो उस तरीके से हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं अपने मोमेंटम के चेंज होने का। टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो हम पे जो लगने वाला फोर्स लगता है वो कम हो जाता है। क्रिकेटर्स जब कैच लेते हैं तो अपनी तरफ बॉल को खींचते हैं, या फुटबॉल में गोलकीपर जब बॉल को पकड़ते हैं किसी भी शूट के थ्रू, तो वो अगर एक अच्छा गोलकीपर है तो वो बॉल को थोड़ा अपनी तरफ खींचता है, इस तरीके से वो आसानी से उसे कैच कर पाता है। हम और आप जैसे अगर कोई नए प्लेयर हैं और हम अगर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे प्रॉपरली खींच नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे हाथ से टकरा के वो इधर उधर निकल जाती है। तो इम्पैक्ट को अगर ये टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ा देंगे तो फोर्स के इम्पैक्ट को कम कर देंगे। और इसका उल्टा भी है, कहीं पे आपको इम्पैक्ट ज़्यादा करना है तो इस टाइम ड्यूरेशन को घटा दीजिए। इसीलिए जो प्लेन सरफेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे, जैसे आप बॉल को अगर सीमेंटेड फ्लोर पे हिट करो तो ज़्यादा अच्छा बाउंस करेगा, क्योंकि वहाँ टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है इम्पैक्ट का। मिट्टी में करो तो वहाँ टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इम्पैक्ट उतना नहीं मिल पाता। लास्ट लॉ इज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। स्टेटमेंट लिख देता हूँ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब, अगर इधर से एक बॉल लुढ़कते हुए आ रही थी, इधर से दूसरी बॉल लुढ़कते हुए आ रही थी, जब दोनों के दोनों कोलाइड करेंगे तो उस समय जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि दोनों के मासेस क्या हैं, दोनों की स्पीड्स क्या हैं। दो ऑब्जेक्ट, ये जैसे कोई टेबल पे हमने एक बुक रखी है, तो ये जो बुक है इसका वेट टेबल को नीचे पुश करेगा और टेबल बुक को ऊपर पुश करेगी। एक्शन एंड रिएक्शन दोनों इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे। यहाँ पे कई स्टूडेंट ये बात करते हैं कि अगर टेबल कमज़ोर हुई, बहुत पतले प्लाई की हुई, और इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा वजन रखा तो टेबल तो टूट जाएगी। वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्शन रिएक्शन बनेगा। इसके एक्शन की वजह से यहाँ जोर पड़ा, ये इसकी ब्रेकिंग लिमिट को क्रॉस कर गया, इसलिए ये टूट गया। लेकिन इसने भी उतना ही फोर्स इस पे लगाया था। टूटना अलग चीज है, वो ब्रेकिंग लिमिट है, लेकिन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। आप जब फुटबॉल को किक करते हैं तो उस समय फुटबॉल दूर चली जाती है, आप पीछे नहीं गिरते। ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि एक्शन रिएक्शन कैसे हो गया, लेकिन कभी ये चीज आप किसी स्लिपरी सरफेस पे करके देखना। तो आप जब उसे किक करेंगे तो हल्का सा, या स्लिपरी सरफेस पे भी नहीं, आप रोलर स्केट्स अगर अरेंज कर सकें, और रोलर स्केट पहनने के बाद बहुत सावधानी से आप किसी चीज़ को अगर हिट करते हैं, किसी चीज़ को पुश करते हैं आगे के लिए, तो थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे। एक्शन रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में फोर्स अकेला नहीं हो सकता, फोर्स हमेशा पेयर में बनता है। एक चीज़ दूसरे पे फोर्स लगाती है, दूसरी पहले पे फोर्स लगाती है। सो दैट्स ऑल, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इतना ही फिलहाल मुझे इसमें कंसीडर करना था, ताकि आपके नोट्स बन सकें, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स हैं इन्हें हम अगली बार देखेंगे। बाय बाय।